साथियों, आप सभी का विजय आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यह जो आपका टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत जो टॉपिक दिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि आखिर कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि वर्तमान में यह चर्चा में क्यों आया है। तो 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की वर्षगांठ मनाई गई है। भारत में 8 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कर लेते हैं कि किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रारंभ होता है। तो इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें जापान जो है यह धुरी राष्ट्रों के पक्ष में था। जिधर आपका जर्मनी थे, इटली थे, तो जापान धुरी राष्ट्रों के पक्ष में था तथा ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों के विरोध में भाग ले रहा था। मित्र राष्ट्र की तरफ कौन थे? ब्रिटेन थे, अमेरिका थे, ये सब फ्रांस थे, ये मित्र राष्ट्र की तरफ थे। ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में जापान जो है भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं, जो नॉर्थ ईस्ट की जो सीमाएं थीं, उसकी ओर बढ़ रहा था तथा ब्रिटिश जो थे ये दक्षिण पूर्व एशिया में अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों से पीछे हट गए थे और वहां की आबादी को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। अंग्रेजों के इस कदम ने भारतीय जनता के दिमाग में भय उत्पन्न कर दिया कि धुरी राष्ट्रों द्वारा हमला किए जाने पर ब्रिटिश जो है वो भारत की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा गांधी जी का यह मानना था कि यदि अंग्रेज भारत से चले जाते हैं तो जापान के पास भारत पर आक्रमण करने का कोई कारण नहीं होगा। इसके साथ ही युद्ध में अंग्रेजों के पीछे हटने की खबर के अलावा युद्धकाल की कठिनाइयों जैसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि आदि ने भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नाराजगी को बढ़ा दिया। इसके अलावा भारत में क्रिप्स मिशन, जो कि मार्च 1942 में आता है, तो क्रिप्स मिशन भी किसी तरह के संवैधानिक उपायों की गारंटी देने में विफल रहा। इन सब कारणों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यापक जन आंदोलन का आह्वान किया तथा क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम, यह नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। या इसको जो सत्र था, इसको ही पूरा नाम दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अधिवेशन होता है, तो इस समय पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना आज़ाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इस समय इसके अध्यक्ष थे। ये 1940 में अध्यक्ष बनते हैं। चूँकि 41 से लेकर 45 तक कोई इनका अधिवेशन होता ही नहीं है, तो 41 से 45 तक जो है यही कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पद पर बने रहे। इसके अलावा 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में, यह बम्बई में था, तो ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। अब हम लोग बात करते हैं कि आंदोलन के भारत छोड़ो प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो पहला क्या था कि भारत पर ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत होना चाहिए। दूसरा, सभी प्रकार के साम्राज्यवाद और फांसीवाद के खिलाफ भारत द्वारा अपनी रक्षा स्वयं करने की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई प्रस्ताव में। साथ ही अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की अनंतिम मतलब प्रोविजनल सरकार का गठन करने की बात हुई तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्वीकृति प्रदान की गई। अब ये जो आंदोलन होता है, इस आंदोलन का प्रभाव क्या था उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 9 अगस्त 1942 की सुबह को अंग्रेजी सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे कई राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जब इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो इन्हें अलग अलग जेलों में कैद करके रखा गया। जैसे पूना का जो आगा खां पैलेस था, यहाँ पर गांधी जी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को रखा गया था। और यहीं पर एक अंग्रेजी पत्रकार लुई फिशर जो थे, गांधी जी से मुलाकात की थी। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यदि पूछा जाए कि कौन सा अंग्रेजी पत्रकार गांधी से मिलता है, तो लुई फिशर मिले थे। और बाद में उन्होंने अ वीक विद गांधी नामक पुस्तक लिखी थी। और यहीं पर पूना के आगा खां पैलेस में ही कस्तूरबा गांधी का 1944 में देहांत हो गया और बाद में गांधी जी को स्वास्थ्य कारणों से 1944 में रिहा कर दिया गया था। इसके अलावा जो अबुल कलाम आज़ाद थे, इनको
बंगाल के बाकुंडा जेल में रखा गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। साथ ही जो महाराष्ट्र का अहमदनगर किला था, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों को रखा गया था। और यहीं पर महाराष्ट्र के अहमदनगर किला में ही जब जवाहरलाल नेहरू कैद थे, यहीं पर उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूर्ण की थी। लिख पहले से रहे थे, यहाँ पर इन्होंने उसको कंप्लीट की थी। बाद में उन्हें अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया था। तो इस तरह से इनको अलग अलग जेलों में रखा गया था। इसके अलावा कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया, नेताओं को गिरफ्तार किया गया और पूरे देश में इनके कांग्रेस के कार्यालयों पर छापा मारा गया और कांग्रेस की संपत्ति को अवरुद्ध कर दिया गया या जब्त कर लिया गया। तथा आंदोलन का पहला आधे भाग, जो प्रारंभ का आधा भाग था, इसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा जुलूस निकाले गए। महात्मा गांधी की रिहाई जब 1944 में होती, तब तक यह जो है आंदोलन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन इसमें किया जा रहा था। आंदोलन के दूसरे भाग में 1944 के बाद में डाकघरों, सरकारी भवनों और रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ की गई तथा आगजनी और हिंसक घटनाएं हुई। इसके प्रत्युत्तर में लॉर्ड लिन्थगो, जो कि इस समय भारत का वायसराय था, इसने दमन की नीति अपनाई। यहाँ यह भी फैक्ट याद रखिएगा, लॉर्ड लिन्थगो जो है, इसका कार्यकाल यहाँ पे वायसराय के रूप में कब से कब तक था, तो 1936 से लेकर के 1944 तक यह भारत का वायसराय रहता है। अन्य बातों को देखें तो कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद जो यह आंदोलन था, यह नेतृत्वविहीन हो गया। तब बिहार के हजारीबाग जेल से भाग करके जेपी नारायण था, जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। और इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता उषा मेहता और बाबू भाई द्वारा कांग्रेस रेडियो का गुप्त संचालन था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर बोलते थे। बाद में इन्हें पकड़ लिया गया। इसके अलावा बम्बई में अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया तथा सरकार की बर्बर नीति के विरोध में वायसराय की परिषद के सदस्यों सर मोदी, सर NN सरकार और अणे ने त्यागपत्र दे दिया। और इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता निम्न 3 स्थानों पर स्वतंत्र सरकारों की स्थापना भी थी। कहाँ कहाँ पर? पहला था बलिया। तो बलिया और गाजीपुर के चित्तू पांडे ने लगभग 1 सप्ताह तक एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। बाद में इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें मृत्युदंड दिया गया। अगला था तामलुक। तो बंगाल के तामलुक में स्थापित इस सरकार को जातीय सरकार कहा गया। यहाँ इसके सर्वोच्च नेता कौन थे? सतीश चंद्र सामंत थे। और तामलुक की एक 73 वर्षीय किसान विधवा, जिनका नाम था मातंगनी हजारा, इन्होंने गोली लगने के बावजूद तिरंगे को अपने हाथ से नहीं गिरने दिया था। अगला था सतारा। यहाँ की सरकार जो है सबसे दीर्घजीवी रही, मतलब सबसे अधिक समय तक यह सरकार यहाँ पर स्वतंत्र रूप से चलती है, जो 1945 तक चलती है। और यहाँ इसके नेता कौन थे? YB चौहान थे। अब आंदोलन में कुछ खामियां भी थी, उन खामियों को भी देख लेते हैं। तो स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों द्वारा हिंसक तरीकों का उपयोग किया गया। इससे अंग्रेजों द्वारा आंदोलन को कुचलने में अपेक्षाकृत कम समय, क्योंकि उन्हें कुचलने का मौका मिल गया, तो उन्होंने दमन की नीति अपनाई और काफ़ी कम समय में ही इसको उन्होंने कुचल के रख दिया। इसके अलावा प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से नेतृत्व का अभाव हो गया और आंदोलनकारियों को समन्वित दिशा निर्देश नहीं मिल पाने से आंदोलन के लक्षित परिणाम नहीं मिल सके। यही वजह है क्योंकि नेतृत्वहीन था, तो इसमें हिंसा भी बाद में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, जैसे कि मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने, और साथ ही अम्बेडकर ने आंदोलन का विरोध किया था। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की थी, और साथ ही मुस्लिम लीग ने क्या कहा था कि इसकी आलोचना करते हुए इस आंदोलन का, इन्होंने कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे पागलपन भरा कार्य बताया था। और इसके अलावा सर तेज बहादुर सप्रू ने भी इसका विरोध किया था। इस उदारवादी नेता ने भी इसकी आलोचना की। साथ ही सी राजगोपालाचारी ने भी इस आंदोलन का विरोध किया था, और ये कांग्रेस के एकमात्र नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन की आलोचना की थी। इसके साथ ही हिंदू महासभा और अकाली दल ने भी इस आंदोलन की आलोचना की थी, और अंततः जाकर के 1944 में यह आंदोलन क्या होता है? स्थगित हो जाता है। इसके अलावा इस आंदोलन के बीच में ही या इस आंदोलन के पहले ही जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो देश के बाहर से भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार का गठन उन्होंने किया था। यहाँ से बाहर चले जाते हैं और बाहर जा करके वो भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार का गठन करते हैं। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था अपने विरोध स्वरूप।
अब निष्कर्ष यदि देखें इस पूरे आंदोलन के बारे में, यदि निष्कर्ष क्या कह सकते हैं, तो कह जा सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन था जिसने भारत में भविष्य की राजनीति के लिए जमीन तैयार की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम भारत के लोग ने स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया। हम भारत के लोग ने मतलब चूंकि यह क्या था, कोई पर्टिकुलर नेता नहीं था जिसने इसको नेतृत्व प्रदान किया हो। चूंकि सारे बड़े नेता जेल में थे, तो इसलिए क्या लोगों के द्वारा यह स्वस्फूर्त एक तरीके से आंदोलन था। तो इसीलिए कह सकते हैं कि हम भारत के लोगों ने स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। तो यह चीज़ याद रखिएगा कि पूछा जाए ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, तो अरुणा आसफ अली स्वतंत्रता आंदोलन की। आगे बात करते हैं कृषि मेघ के बारे में। तो यह कृषि संबंधित टॉपिक है, तो यह आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो कृषि वाला टॉपिक है उसके अंतर्गत यह आ जाएगा। तो हुआ यह है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा कृषि मेघ, इस कृषि मेघ का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा व्यवस्था, या इंग्लिश में कहें तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज का आरंभ किया है। अब ये कृषि मेघ है क्या, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर है। तो याद रखिए कृषि मेघ क्या है, यह एक ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर है। अब इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो कृषि मेघ की स्थापना जो है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP के तहत की गई है। और यह डेटा रिकवरी सेंटर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अर्थात नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM, या कहाँ पर, जैसे हैदराबाद में, तो इस यहाँ पर हैदराबाद वाले संस्थान में स्थापित किया गया है। तो यह भी याद रखिएगा, पूछा सकता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है, तो हैदराबाद में है। अब इस कृषि मेघ का महत्व और लाभ क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो कृषि मेघ का निर्माण जो है भारत में कृषि के क्षेत्र में जोखिम कम करने, गुणवत्ता बढ़ाने, ई प्रशासन की उपलब्धता और पहुंच, शोध विस्तार एवं शिक्षा के लिए किया गया है। इस नए केंद्र में छवि विश्लेषण अर्थात जो इमेज एनालिसिस के माध्यम से बीमारी और विनाशकारी कीट की पहचान, फलों की परिपक्वता और उनके पकने का पता लगाने, पशुओं आदि में बीमारी की पहचान आदि से जुड़े डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन के विकास और उपयोग के लिए नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर टूल किट्स मौजूद हैं। और यह किसानों, शोधकर्ताओं, छात्रों और नीति निर्माताओं को कृषि और अनुसंधान के बारे में अद्यतन अर्थात अपडेटेड और नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराता है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना अर्थात नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो है भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित इसको किया गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और परियोजना का जो समग्र उद्देश्य है वह है कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है इसके अनुरूप अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाला या गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग कोविड-19 परीक्षण हेतु CSIR की मेगा लैब के बारे में। तो यह स्वास्थ्य संबंधित है, ये टेक्नोलॉजी संबंधित चीज़ है। तो यह आपके GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत आ जाएगा। स्वास्थ्य के संबंध में होता तो 2 में चला जाता। तो इस प्रकार से दोनों जगह इसको आप रख सकते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रश्न पत्र 2 में और टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से प्रश्न पत्र 3 में। तो कोरोना वायरस या कोविड-19 संक्रमण मामलों के लिए परीक्षण की सटीकता में सुधार तथा परीक्षणों में तेजी लाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में लोग CSIR कहते हैं, इसके द्वारा मेगा प्रयोगशालाओं या मेगा लैब्स विकसित की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में नई पीढ़ी की अनुक्रमण मशीनों या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन्स NGS का उपयोग किया जाएगा और इन मशीनों से SARS-CoV-2 या नोवल कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक बार में 1500 से 3000 विषाणु जीनोम का वायरस जीनोम का अनुक्रमण या सीक्वेंसिंग किया जा सकेगा। अब ये जो मेगा प्रयोगशालाएं हैं इनका महत्व और लाभ क्या है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कई मामलों में पारंपरिक RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यह फुल फॉर्म याद रखिएगा, किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज
चेन रिएक्शन, तो इसके परीक्षण से वायरस संक्रमण की सही पहचान नहीं हो पाती है, जो पारंपरिक तरीका अपनाया जाता है। और ये नई जीनोम अनुक्रमण मशीनें जो हैं एनजीएस, ये काफ़ी हद तक वायरस की संभावित उपस्थिति का सटीक पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट में सार्स-कोव-2 वायरस का पता लगाने के लिए वायरस के कुछ विशिष्ट अंशों की खोज की जाती है, जबकि जीनोम विधि में वायरस जीनोम के एक बड़े हिस्से की जांच की जाती है और इस संक्रमण के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जीनोम विधि में वायरस के विकास के इतिहास का भी पता लगाया जा सकता है, जिससे वायरस के रूपांतरण को अधिक सटीकता से ट्रैक कर सकते हैं यदि उसमें कोई म्यूटेशन हुआ है तो। अब ये जीनोम अनुक्रमण क्या होता है या जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जीनोम अनुक्रमण या जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसी तकनीक होती है जो हमें डीएनए या आरएनए के भीतर पाए जाने वाले आनुवांशिक विवरण को पढ़ने और व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। इसके तहत डीएनए अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड कार्यक्रम, या इंग्लिश में कहें तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, इसको शॉर्ट में OSOWOG के नाम से जानते हैं। तो यह आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। तो यह आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपने एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड OSOWOG कार्यक्रम के लिए इच्छुक कंपनियों से मांगे गए प्रस्तावों पर आगामी सूचना तक रोक लगा दी गई। अब ये जो एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड पहल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा वैश्विक सहयोग को सुगम बनाने हेतु एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड पहल का प्रस्ताव किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबद्ध कर एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। मतलब एक तरीके से एक वैश्विक जाल बनाना है, ठीक है। यह एक तरीके से जो है चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसके प्रत्युत्तर के तौर पर देखा जा रहा है। तथा ये जो OSOWOG है, इस पहल के कुछ अन्य चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो मूल संस्था है जो इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो के तौर पर कार्य करेगी, वो कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसका उद्देश्य जो है पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 140 से अधिक देशों के मध्य सौर संसाधनों को साझा करने हेतु वैश्विक सहमति का निर्माण करना है। अब इसके पीछे जो हाइपोथेसिस या जो परिकल्पना है वो क्या है? परिकल्पना या हाइपोथेसिस यह है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है तथा यह वैश्विक रूप से किसी निश्चित समय में किसी भौगोलिक स्थान पर नियत रहता है। और इसके अलावा जो ग्रिड की बात की गई है, तो परियोजना के बाद के चरण में ग्रिड को अफ्रीकी ऊर्जा पूल के साथ भी जोड़ा जाएगा और इस पहल को वर्ल्ड बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा। अब ये जो OSOWOG पहल है इनिशिएटिव, इसके अंतर्गत जो संभावनातः लाभ हैं उनको भी एक करके देख लेते हैं। तो भारत क्या है? भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 40% तक, ये डेटा याद रखिएगा, 40% ऊर्जा उत्पादित करने में सक्षम हो जाएगा। तथा भारत ने एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड का मंत्र देते हुए सौर ऊर्जा आपूर्ति को परस्पर संबद्ध करने के लिए सभी देशों का आह्वान किया है। इसके अलावा प्रस्तावित एकीकरण सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के लिए परियोजना लागतों को कम करेगा और उच्च दक्षता तथा परिसंपत्तियों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देगा। साथ ही इस योजना के लिए केवल वृद्धिशील निवेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और इस योजना में मौजूदा ग्रिड के कार्यशील होने के कारण नई समानांतर ग्रिड अवसंरचना की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही यह योजना सभी सहभागी संस्थाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ कौशल, प्रौद्योगिकी और वित्त के उपयोग करने में मदद करेगी तथा इस योजना के परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक लाभ से गरीबी उन्मूलन, जल, स्वच्छता, भोजन और अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी तथा यह पहल भारत में स्थित राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों को क्षेत्रीय और वैश्विक प्रबंधन केंद्रों के रूप में विकसित करने में सहायता करेगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विश्व हाथी दिवस 2020 के संबंध में।
तो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को जो है वो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और पहला विश्व हाथी दिवस जो है वो 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था तथा विश्व हाथी दिवस की परिकल्पना वर्ष 2011 में एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन और कनाडाई फिल्म निर्माता पेट्रिशिया सिम्स एवं माइकल क्लार्क द्वारा की गई थी। अब थोड़ा सा जो हाथी, मुख्यतः जो दो हाथी, अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी, इनके संरक्षण की स्थिति देख लेते हैं। तो इन दोनों को आयुष्यन की रेड लिस्ट में यदि बात करें तो अफ्रीकी हाथी को आयुष्यन की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी अर्थात वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत, जबकि एशियाई हाथी जो भारत में पाया जाता है इसको इंडेंजर्ड अर्थात संकटापन्न श्रेणी के अंतर्गत इनको सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा जो एशियाई हाथी होते हैं इनकी 3 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एक भारतीय, दूसरा सुमात्रन, तीसरा श्रीलंकन। इसके अलावा अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा ने मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्षा नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल का एक बीटा संस्करण लॉन्च किया गया। तो बीटा संस्करण मतलब ये अभी फुल वर्जन नहीं है, ये अभी ट्रायल के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। तथा ये जो एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन है यह थाईलैंड में स्थित एक धर्मार्थ गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1996 में थाईलैंड की रानी शिरकित की शाही पहल पर इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है जो कैद में रहने वाले हाथी हैं उनको वहाँ से आज़ाद करा करके उनके प्राकृतिक आवास या जहाँ पे प्राकृतिक रूप से वो रहते हैं या पाए जाते हैं वहाँ पर उनको छोड़ना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।